अस्सलाम वालेकुम जी, द इजी एड में खुश आमदेद। आज ग्रामर के प्रैक्टिस का पार्ट 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ही डैश टू अस टुमारो टेंस से रिलेटेड एमसीक्यू है। हमें बताना है कौन सा यहाँ पर सबसे बेहतरीन है। हम सिंपली प्लग इन करके भी देख सकते हैं। प्लग इन का मतलब होता है बारी बारी इनको लगा के देख लेते हैं कौन सा ठीक है। अब चूंकि टुमारो है तो इसका मतलब बात तो ये फ्यूचर की हो रही है, और फ्यूचर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो विल है। सो ही विल कम टू अस टुमारो यहाँ पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। केम बिल्कुल रॉन्ग होगा क्योंकि केम तो पास्ट के लिए है, कम्स प्रेजेंट के लिए नहीं हो सकता, और हैड कम भी पास्ट में है। तो टुमारो लफ्ज हमें बता रहा है कि यहाँ पे विल कम आना था। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वेयर आर डैश बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो। वेयर आर आ बुक्स, वेयर आर एन बुक्स, वेयर आर द बुक्स। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है क्योंकि खास किताबों की तरफ बात हो रही है। स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है किसकी बात हो रही है, और जब स्पीकर और लिसनर की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो कि किसकी बात हो रही है तो हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। फिर है जी, आई सून रिटर्न्ड होम बिकॉज आई वॉज अपसेट। हमने टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है इसके अंदर। वही हमारे पास चार ऑप्शन हैं, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की। सबसे पहली चीज हमने देखनी है वर्ब्स कितने हैं। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि पहला वर्ब हमारे पास ये है और दूसरा वर्ब हमारे पास वॉज है। अब दो वर्ब्स होने का मतलब है ये सिंपल तो नहीं हो सकता। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में से जज करना है जब हमने, क्योंकि दो क्लॉजेज हैं तो यही दो ऑप्शन अप्रोप्रिएट हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होने के लिए कम से कम तीन क्लॉजेज चाहिए होती हैं। सो हमने देखना है इसमें कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन हमारे पास बिकॉज है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, ये फैन बॉयज में से नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये कंपाउंड भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अनवर होम नो वन लिसन्ड टू वॉज राइट। अंडरलाइन वर्ड क्या है? होम चूंकि अनवर की तरफ इशारा कर रहा है और ये सवाल पूछने के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। पिछले पार्ट्स में भी इस बात को काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया जा चुका है। उम्मीद है आप पार्ट 5 तक आने से पहले पिछले पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। नहीं तो आप जाकर पहले उनको देख लीजिए। आगे चलते हैं। शी इज़ डैश फॉर लंदन टुमारो। चूंकि टुमारो आ गया तो ऑफ कोर्स इसमें कोई ना कोई ऐसा ही वर्ड आएगा जो फ्यूचर की तरफ इशारा करे। लेकिन ख्याल रखें कि फ्यूचर के लिए हमेशा विल का इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी इस वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हम ये काम ले लेते हैं। और जब भी इस वाला हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस को जाहिर करता है तो हमेशा इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। सो शी इज लिविंग फॉर लंदन टुमारो इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी वो कल जा रही है लंदन के लिए। इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शी इज डैश फॉर लंदन टुमारो। अब हालांकि यहाँ पे लफ्ज़ टुमारो मौजूद है, लेकिन इस लफ्ज़ इज़ ने हमें पाबंद कर दिया है कि हम यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म लगाएं। याद रखें, इज़, एम, आर एक्टिव वॉइस में जब भी आएंगे, इनके अलावा वाज वर्ब भी हैं तो इनके साथ हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। पैसिव वॉइस में आए तो इनके साथ थर्ड फॉर्म लगती है। सो चूंकि ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, लिहाजा यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म वाला वर्ब लगेगा, यानी कि शी इज लीविंग फॉर लंदन टुमारो। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आमिना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल डैश शी डज नॉट असिस्ट हर फ्रेंड्स इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। अब ये दो सेंटेंसेज हैं और इनके दरमियान में ये जो डैश आई है, ये डैश हमें बता रही है कि हमने एक ऐसा वर्ड यहाँ पे लगाना है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइस। ट्रांजिशनल डिवाइस उन वर्ड्स या फ्रेजेस को कहते हैं जो फ्लो ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, यानी इन दोनों सेंटेंसेस का आपस में रिलेशनशिप शो करते हैं। बगैर ऑप्शंस देखिए आप देख लें कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कुछ इस किस्म का है कि ये पहली क्लॉज या पहला सेंटेंस जो है ये दूसरे सेंटेंस के ऑपोजिट है। उसे अंग्रेजी आती बहुत खूब है, दोस्तों को मदद नहीं करती, ये एक दूसरे की जिद में है। सो यहाँ पे कुछ इस किस्म का लफ्ज आएगा, बट, हाउ एवर। ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन में बट नहीं है लेकिन हाउ एवर है। हालांकि उसे अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती है लेकिन वो दोस्तों की मदद नहीं करती। फर्दर यहाँ नहीं आ सकता, फर्दर तो आइडिया ऐड हो रहा हो तो लगाते हैं। 10 भी नहीं आ सकता कि चूंकि उसको अंग्रेजी अच्छी आती है लिहाजा वो दोस्तों की मदद नहीं करती। और सो भी नहीं आ सकता, सिर्फ हाउ एवर यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, व्हाई डोंट यू गो अलोंग डैश योर ब्रदर। प्रपोजिशन का एमसीक्यू है, हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिस से आते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, व्हाई डोंट यू गो अलोंग विद योर ब्रदर, यहाँ पे विद लफ्ज आना है फिर ही ये अप्रोप्रिएट सेंटेंस बनता है। टू, बाय या फॉर के साथ ये मुनासिब नहीं।
आप इस बात को ज़रा जहन में बार बार रिपीट कर लें ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि along के साथ with आना चाहिए। साकिब इज लिविंग डैश फ्राइडे एट नून, अगेन प्रपोजिशन का है, दिन से पहले हमेशा ऑन लगाते हैं। साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे, एट नहीं लगाते, इन नहीं लगाते, आफ्टर नहीं लगाते, ऑन लगाते हैं दिन से पहले। आई विल बी लिविंग ऑन सैटरडे, नेक्स्ट वीडियो विल कम ऑन सैटरडे। सो ऑन लफ्ज इधर इस्तेमाल किया जाता है। ही हिट द बॉल, व्हाट टेंस इज इट, उसने एक बॉल को मारा है। अब देखिए ये सेंटेंस बहुत आसान है लेकिन इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि हिट की फर्स्ट फॉर्म भी हिट होती है और सेकंड फॉर्म भी हिट होती है। कैसे पता लगे कि ये प्रेजेंट का टेंस है या पास्ट का टेंस है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये इंडेफिनेट टेंस है। सिर्फ इंडेफिनेट टेंस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट की बात हो रही है। फ्यूचर इंडेफिनेट में शैल या विल होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट भी ये हो सकता है, पास्ट इंडेफिनेट भी हो सकता है। हमें क्योंकि पता ही नहीं है फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। हमें हिंट यहां पे मिल रहा है ही के साथ। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए तो लाजमन एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। और चूंकि यहां हमें हिट के साथ एस का लफ्ज नजर नहीं आ रहा, ये यकीनन उसकी सेकंड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सो ये एक पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस नहीं, पास्ट इंडेफिनेट यस, पास्ट परफेक्ट नहीं, उसमें हैड का इस्तेमाल होना था, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं, उसमें वॉज और आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल होना था। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। दे आर डैश टू डिनर ऑन संडे, आर आ गया है। अगर इसको हम एक्टिव वॉइस कंसिडर करेंगे तो आईएनजी वाली फॉर्म है। पैसिव वॉइस होगा तो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगेगी। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस कौन सी हैं और कौन सी यहाँ पर सही फिट आती है। दे आर कमिंग टू डिनर ऑन संडे बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रही है। दे आर कम्स बिल्कुल गलत। दे आर कम बिल्कुल गलत। दे आर केम टोटली रॉन्ग। सिर्फ कमिंग यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म सिर्फ उस सूरत आ सकती थी अगर यहाँ पर इनवाइटेड लफ्ज हम लगा सकते हैं। ऑप्शंस में चूंकि इनवाइटेड नहीं है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता। उन्हें इनवाइट किया गया है संडे को। चूंकि ऑप्शंस पे हमने रिलाई करना, ऑप्शंस के अंदर रह के सॉल्व करना होता है, तो ऑप्शंस में हमारे पास लफ्ज आईएनजी वाली फॉर्म वाला इधर मौजूद है। सो इसको एक्टिव वॉइस का टेंस कंसिडर करके हम यहाँ पे कमिंग लफ्ज लगाएंगे। वी शैल डाई वन डे और दी अदर, एक ना एक दिन हमने मर जाना है। फॉर वी आर मॉर्टल, क्योंकि हम फानी हैं। हमने फिर टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है तो चार ऑप्शन हमारे पास वही कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ही हैं। चूंकि दो ही वर्ब्स हैं इसके अंदर, शैल डाई और आर, लिहाजा सिर्फ दो ही क्लॉजेज हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकता और ना ही सिंपल सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होती है सिर्फ और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में तीन। अब ढूंढना है इसमें कि हमारे पास कंजंक्शन कौन सा है। कंजंक्शन हमारे पास यहाँ पे फॉर है। एक पार्ट क्योंकि जुमले का यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है, और फॉर यहाँ पे क्योंकि के मानों में है। और ये फैन बॉयज में से है कंजंक्शन, चूंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फैन बॉयज में से है, लिहाजा ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कम्प्लेक्स भी नहीं हो सकता। द गवर्नमेंट हैज लेविड मोर टैक्सेस डैश द सैलरी स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन इम्प्रूव्ड। गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स लगा दिए हैं, सैलरी स्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं किया। आप गौर करें, हमें यहाँ पे लेकिन का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यानी दोनों क्लॉजेज आपस में एक दूसरे की जिद में हैं। चूंकि जिद में है लिहाजा हमारे पास बट का लफ्ज ही इधर सबसे बेहतरीन है। हैंस, एंड और इनफैक्ट ये तीनों बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। एक चीज वाज़ेह करता चलूं, बाज़ अक्सर लोग लिखने में ये गलती करते हैं, इनफैक्ट दो अलग लफ्ज हैं, इन्हें कभी भी इकट्ठा नहीं लिखना। जहां भी बारिश होती है, बारिश का पानी मट्टी में चला जाता है। सीव्स का मतलब होता है रिसना। प्रपोजिशन का एमसीक्यू है, सीव्स के साथ हमेशा थ्रू लगाया जाता है। इस बात को जरा 3 दफा कम से कम अपने माइंड में रिपीट कर लें, सीव्स थ्रू, सीव्स थ्रू, सीव्स थ्रू, ताकि ये हमेशा याद रहे। नेक्स्ट, समटाइम्स रिवर्स रन डैश रॉक्स मेड ऑफ लाइमस्टोन। बाजुकात जो दरिया हैं वो लाइमस्टोन के पत्थरों में जाते हैं। इधर भी रन के साथ भी ऑन नहीं लगना, क्योंकि यहाँ पे वो ये नहीं कहना चाह रहा कि उनके ऊपर से गुजरते हैं। फ्रॉम नहीं कहना, क्योंकि वो लाइमस्टोन में से नहीं आता रिवर। यहाँ भी पानी या कोई भी चीज़ जब भी बाहर से अंदर दाखिल हो, हमेशा उसके साथ इनटू लगाते हैं।
और कोई भी ऑप्शन इनमें से दुरुस्त नहीं है। ओवर का मतलब होता है कि पानी और पत्थर के दरमियान में फासला होता है और पानी हवा में ऊपर से गुजर जाता है। ये थे आज के एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी और आप इन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के कभी भी ग्रामर परफेक्शन नहीं आ सकती। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।